Hello everybody, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with our lecture 8, that is Coulomb's law of chapter 1st. So first of all I am going to introduce you the historical concept, that is चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब्स, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उनका दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है जिसमें उन्होंने दो स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले इसके अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो जब भी इस पे क्वेश्चन बनता है तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ के तौर पे आता है। तो आप इसके नोट्स में स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन दो पार्ट में बनाएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अच्छा, हिस्टोरिकल सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर हिस्टोरिकल चीज़ें आपको नहीं पता है साइंटिस्ट या सन से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ को कभी ना दें, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो उसमें नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर उस चीज़ को आप पॉइंट आउट करते हो और गलत हो जाता है तो नंबर कटता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे ही आइए कि दो पॉइंट और स्टैटिक चार्ज के बीच में इंट्रोड्यूस होने वाला ये फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, जो कि स्टेटमेंट है इसका। द फोर्स ऑफ interaction between any two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। देखिए ये आपका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में इंट्रैक्शन वर्ड यूज किया। इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की बात यहां पर कर रहा है। तो ये तो आपका इसका स्टेटमेंट हो गया। दूसरा आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे जब आप इसको दूसरे पार्ट में इसके कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, लिखेंगे नोट्स में, तो आप क्या लिखेंगे कि द फोर्स जो कि दो स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाते हुए Q1 मॉड Q2 मॉड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मॉड Q2 मॉड, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका इक्वेशन बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? दो चार्ज के बीच में स्टैटिक डिस्टेंस है। लीनियर तौर पे दो चार्ज स्टैटिक रूप में रखा गया है और दोनों के बीच में r गैप है, यानी लीनियर डिस्टेंस है। तो आपका दूसरा इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन r स्क्वायर, और F इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, एक 1/4πε0 और दूसरी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो K की वैल्यू है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि वैक्यूम में जब दो सिमिलर चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे जाएं तो उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। इसी कॉन्सेप्ट से इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पॉइंट आउट की गई है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि K की वैल्यू कहाँ से आई है और किस तरह से डील हुआ है। यही 4π आप जानते हो कांस्टेंट है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। देखिए परमिटिविटी का क्या मतलब होता है? तो परमिटिविटी बेटा परमिशन से आया। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे फ्री स्पेस में, या हमारे जैसे कि हम अगर मान के चलते हैं तो किसी घर के हम मालिक हैं, तो उस घर में अगर कोई एंट्री पाना चाहता है तो उसे मेरी परमिशन लेनी होगी अंदर आने के लिए। उसी तरह से किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी स्पेस में, किसी भी मटेरियल में एक मालिक होता है जो दूसरे किसी चीज़ों को, किसी फोर्स को, किसी पावर को अंदर एंटर करने की अनुमति देता है, तो उसको परमिशन बोलते हैं। तो उसी परमिशन से परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आया, यानी किसी भी स्पेस में, किसी भी मटेरियल में किसी इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को आने की जो परमिशन दे उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब क्या है? वो जो फ्री स्पेस में
यानी वैक्यूम या नॉर्मल एयर में किसी इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को आने या जाने का परमिशन दे, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो थी इसकी बेसिक बातें। इसके डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की बात करें तो ये है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 एंड a⁻2। तो ये बेसिक था। अच्छा, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सो आप लोग कॉपी पेन निकाल के इस चीज को नोट डाउन करिए। सबसे पहले इसके डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं। तो क्या होगा, कभी भी चार्ज स्टैटिक होना चाहिए, मूवेबल नहीं होना चाहिए, पहली बात चार्जेस। दूसरी बात, चार्जेस पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा डिसएडवांटेजेस। तीसरा डिसएडवांटेजेस, कम से कम 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी 1 फर्मी मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होगा तभी कूलम्स लॉ लगेगा। ये आपके 3 डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स कह सकते हैं। वहीं अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला आपका इसका जो एडवांटेजेस आएगा वो ये है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम करता है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, पहली चीज। दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे को अपने सेंटर पे खींचते हैं, पूरी तरह से लीनियर बेस्ड है। तीसरे एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, हमेशा स्टेट पे डिपेंड करती है, जिसका ओवरऑल वर्क डन 0 होता है और जिसके द्वारा किए गए फोर्सेस या वर्क डन को हम रिकवर कर सकते हैं, यानी रिवर्सिबल होता है। ये 3 चीजें। तो ये तो आपका कुछ बेसिक एडवांटेजेस और कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस हो गए। तो इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा पॉइंट वाइज। इसके अलावा जो कूलम्स लॉ आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, वो 1 डायमेंशन मोशन के लिए है। पहली चीज देखिए, इस फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक 1 डायमेंशनल फोर्स है। इसके अलावा जब हम इसको 2D और 3D में लगाते हैं तो यही कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन होता है, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन किया जाता है, तभी ये वहां पे अप्लाई होता है। तो उसके डेरिवेशन को तो आपको नहीं पढ़ना है, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। तो उसका भी आप नोट्स बना लीजिए और हेडिंग दे दीजिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 2 चार्जेस Q1 Q2 है, जिनके बीच का डिस्टेंस r मॉड है। Q1 पे आपका फोर्स F12 लग रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। Q2 पे फोर्स आपका F21 लग रहा है अपोजिट डायरेक्शंस में। वहीं जब इसको हम 2D और 3D में जब बात करते हैं तो किस तरह से ये वेरिएशंस होता है, फॉर्मूला क्या है, बस उसी को आपको नोट डाउन करना है। तो जब ये Q1 पे लग रहा है तो F21 डायरेक्शन Q1 के बाहर इस साइड में दिख रहा है, वहीं Q2 के लिए F21 है। 1 और 2 का मतलब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज से है, ठीक है। यहां पर जो R मॉड है वो क्या है, R2 मॉड। R मॉड मैग्नीट्यूड क्या है, R2 मॉड माइनस R1 मॉड का मैग्नीट्यूड। तो आपका जो फॉर्मूला होगा बेसिक तौर पे F12 क्या होगा, K Q1 Q2 R1 का मॉड माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये तो खाली मैग्नीट्यूड वाली बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट की वजह से डायरेक्शन जुड़ जाता है, यानी जो कैप आपको दिख रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के ऊपर कैप, यही इसके डायरेक्शन को बताता है। और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट 2D 3D में आपको एक्सप्लेन होगा।
मतलब उस चीज़ को लेके चलना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये आपका 2D और 3D में यूज होगा वेक्टर फॉर्म में, जहाँ डायरेक्शन की बात आएगी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आपका फॉर्म F12 यानी K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और ये R कैप। देखिए R कैप का क्या 11th में आप ये पढ़ चुके हो वेक्टर में, R वेक्टर इज इक्वल्स टू R का मॉड और R का कैप होता है। तो इस तरह से R के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R का वेक्टर अपॉन R का मॉड। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर ये चीज लिखा गया है। वहीं F12 की बात करें, सॉरी F12 आपने देखा, तो F12 में स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्यूब यूज हो जाता है, यानी इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। वहीं F21 की बात करें तो K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। F1 और F12 F21 ये दो डिफरेंट फोर्सेस टू डिफरेंट चार्जेस पे अप्लाई हुए। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F12 वेक्टर हमेशा F21 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला था जिसको आपको नोट डाउन करना था, इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं तैयार करना है। इस पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलते हैं, हालांकि बोर्ड में इस पे कोई न्यूमेरिकल अभी आते नहीं है। हायर लेवल के कंपटीशन में ही इस पे न्यूमेरिकल देखे गए हैं। आप बोर्ड में आपको सिर्फ नॉर्मल इसका बेसिक फॉर्म पढ़ना है। थैंक यू।